हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, ये देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट ये जो मैं सेक्शन कवर करूंगा इसमें नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस कवर करूंगा ताकि ये सभी ब्रांच के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो। नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस जैसे कि ये आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये HPCL का पेपर है, तो ये आने वाले जैसे आपका DVC JEE का एग्ज़ाम हो, चाहे HPCL जूनियर एग्जीक्यूटिव हो, साथ ही साथ भेल का हो। ठीक है, भेल सुपरवाइजरी ट्रेनी हो या इंजीनियरिंग ट्रेनी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हो जिसमें नॉन टेक्निकल का सेक्शंस है, जिसमें इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है, GK GS आता है, ये जितने भी वनडे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ ट्रिक का भी यूज़ करेंगे कि हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, अगर वो क्वेश्चंस नहीं आता है तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें पूछा है इडियम का अप्रोप्रिएट मीनिंग। इसमें पूछा है पुट योर फुट डाउन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अब देखो, आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो आप कोई ज़्यादा सेंस लगा नहीं सकते हैं। टू मेक ग्रेट एफर्ट, टू स्क्वैश एन इंसेक्ट, टू गेट इन टू ट्रबल। तो पुट योर फुट डाउन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ना रोकने के लिए, ठीक है, या उसका इस्तेमाल करने के लिए हम अपने अधिकार का यूज़ करना। तो टू बी फर्म अबाउट समथिंग, इसका जो आंसर है वो सही रहेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। माय ब्रदर अनुराग इज़ 1 ईयर ओल्डर देन ब्रदर रोहित। ठीक है, अब दो लोगों की बात की गई है, तो आपको पता होगा कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे यहाँ पे। और देन, बेटर देन, अब हमें पता है बेटर देन समथिंग। ठीक है, ओल्डर, तो इसमें क्या आएगा? ओल्डर। ठीक है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। अब इसमें प्रोवर्ब है ये एक, ठीक है, इसको करेक्ट करना है। डैश ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। अब ये आपने कई बार सुना होगा कि अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड इज मास्टर ऑफ नन। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है इसमें कि उसको सारी चीज़ों की जानकारी है बट थोड़ा बहुत है, लेकिन ऐसा एक में भी वो मास्टरी नहीं कर रखा है। जैसे बहुत सारे आपको पता होगा ब्रांचेस होते हैं, वेल्डर होता है, टर्नर होता है। ठीक है, ये सब के बारे में तो उसको नॉलेज है थोड़ा थोड़ा, बट वो मास्टर किसी का भी नहीं है, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूँ। एक वर्ड है, इसका सिनोनिम बताना है। ठीक है, हम इसको ध्यान से देखेंगे और इसको कैसे क्रैक करना है। देखो, पेन्यूरियस। ठीक है, पेन्यूरियस एक मीनिंग है। सपोज करो तुम्हें नहीं पता है कुछ भी। ठीक है, अब देखो इसमें एक एक है एक्स्ट्रावेजेंट एंड प्रोडिगल। अब ये दोनों का मतलब एक ही होता है भाई। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? खर्चीला है दोनों के दोनों। क्या है? बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करना। ओके, खर्चीला बोल सकते हैं। और इसी का ऑपोजिट हो जाता है फ्रूगल, जो कम खर्चीला हो और क्या हो? कंजूस हो। ठीक है, अब बेनेवोलेंट का मतलब हमें पता है कि काइंड होता है, फ्रेंडली हो, हेल्पफुल हो। ठीक है, परोपकारी इंसान हो। ओके दोस्त। अब पेन्यूरियस, पेन्यूरियस का मतलब होता है, देखो अगर आप इन दोनों को भी एलिमिनेट कर देंगे ना तो ये दोनों आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से आप पता लगा सकते हैं या 50-50 भी खेल सकते हैं। इसका मीनिंग नहीं होने के पता होने के नहीं बात भी। ठीक है, अब जैसे इसका पेन्यूरियस का मतलब होता है वेरी पुअर। ठीक है, वेरी पुअर। तो यहाँ पे कौन सा सेंस दे रहा है उसका? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब पता है सस्ती चीज़ें। तो सस्ता क्या होगा जब तो पुअर बंदे से रिलेट कर रहा है ना। ठीक है भाई, फिर से है, फिल इन द ब्लैंक्स। संजना इज डिफरेंट फ्रॉम हर मदर। अब देखो भाई, जो वेरी का यूज है ना, मच वेरी तो हो ही नहीं सकता एक साथ। ठीक है भाई, ये दोनों तो इसको क्या नाम है, सुपरलेट तो नहीं कर सकते हैं। मच, मोर, मोस्ट होता है। ठीक है, द वेरी या वेरी या वेरी। तो इसमें बात करी गई है इज़ वेरी डिफरेंट, इसको एडमायर कर रहा है और ये एक एडवर्ब है जो वेरी है। ठीक है, एडवर्ब है ये। तो इसका क्या हो जाएगा? संजना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर मदर। ठीक है दोस्त। अब जैसे हमें किसी नाउन को करना होता, नाउन में यूज करना होता, जैसे लिखा होता है ना, मैं आपको दे रहा हूँ एक।
इट इज डैश, ठीक है, बिग हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नाउन को है ना, नाउन जो है इसको एडमायर करना है इसको। तो इज़ अ वेरी वेरी बिग, जो बिग को इसने वेरी, बिग जो है वेरी के लिए यूज हुआ, वेरी बिग मतलब बहुत बड़ा। और जो अ का हम यूज करें ना, ए का, ये इस नाउन को रिलेट कर रहा है, ठीक है दोस्त। छठा क्वेश्चन है, सी डैश हर होमवर्क येट सी कैन नॉट गो आउट टू प्ले। अब इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है येट यानी अभी तक जो है उसका होमवर्क नहीं हुआ है। तो सी कैन नॉट गो आउट टू प्ले, तो ये वो नहीं जा सकती है बाहर। सी इज नॉट फिनिशिंग यानी कंटिन्यूस में चल रहा है। डज नॉट फिनिश मतलब ये रेगुलरिटी है, रेगुलर चल रहा है ये। तो ऐसा तो नहीं है कि वो डेली ही ऐसा है। तो इससे हमें सेंस में आ रहा है कि सी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, अभी तक उसने ये अपना होमवर्क नहीं किया है, ठीक है दोस्त। तो आप ऑप्शन से सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, रॉक द बोट। अब रॉक द बोट का मतलब क्या होता है, मीनिंग हमें पता होना चाहिए, इसका इडियम हमें पता होना चाहिए। रॉक द बोट का मतलब होता है कॉजिंग ट्रबल, ठीक है भाई, कॉजिंग ट्रबल या अपसेटिंग द काम सिचुएशन, अपसेट द काम सिचुएशन। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें, जो चीज़ें ना सही चल रही थी, मैं मतलब अपने, ये मान लो ग्राफ है, मैं अपने टारगेट पे सीधा चल रहा हूँ एकदम, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन रॉक द बोट, उसी टाइम क्या हो गया, रॉक द बोट हो गया, मतलब कि सिचुएशन जो है ना गड़बड़ हो गई और मेरा ग्राफ गिरता हुआ नीचे चला गया। बाद में स्टेबल हुआ होगा वो अलग बात है। एक्ट विदाउट थिंकिंग, ये जो आंसर है गलत है। इन्जॉय अ बोट राइड, escape फ्रॉम प्रॉब्लम्स, डिस्टर्ब एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन। देखो सब जो मैंने बताया तुम्हें, मतलब जो चीज़ें सही चल रही है ना उसको भी ख़राब कर देना। जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन था, जो अभी ठीक ठाक चल रहा था, उसको मैंने ख़राब कर दिया, तो उस टाइम पे हम यूज करेंगे रॉक द बोट का। आठवां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, नॉट एन एंटोनिम ऑफ अनदर वर्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स इन। मतलब इन जो लगाएंगे हम प्रीफिक्स में, उससे हम क्या उसका एंटोनिम नहीं बना सकते हैं। तो इन स्क्रूटेबल होता है, स्क्रूटेबल का इनस्क्रूटेबल, ऑफेंसिव का इनऑफेंसिव, न्यूमरेबल का इन्यूमरेबल, इंसीडियस, इंसीडियस मतलब होता है भाई स्प्रेडिंग ग्रेजुअली और विदाउट बिंग नोटिस्ड, मतलब ग्रेजुअली जो स्प्रेड कर रहा हो। अब जो कैंसर होता है वो एकदम से तो नहीं होता है, स्प्रेड होता है ग्रेजुअली, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो इंसीडियस होगा, ठीक है। ये कोई इन इसमें लगा के ये एंटोनिम नहीं है किसी वर्ड का, ओके, बात ये है इसलिए। अब इसमें पूछा है नो एरर, ठीक है, स्पेलिंग एरर, साफ साफ लिखा है स्पेलिंग एरर बताना है। तो सीधा हम इसी पे आ जाते हैं, नो एरर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ तक ठीक है। इट्स बेस्ड ऑन द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेस, इक्विटी, इक्वलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो वर्ड है ना ये गलत है भाई। जो प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल ये होता है, और ये हम यूज करते हैं किसी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। और जो कोई प्रिंसिपल देता है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल्स, तो वो होता है ये प्रिंसिपल, PLE वाला, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे। 10th क्वेश्चन है, इन 1025 AD महमूद गजनी एन अटैक ऑन द सोमनाथ टेम्पल इन ऑर्डर द वेल्थ दैट हैड गैदर्ड विद इन द टेम्पल। लॉन्च एन अटैक, तो अभी तो नहीं किया, पुराना हो चुका है, तो लॉन्चिंग भी नहीं होगा, टू लॉन्च भी नहीं होगा, सीधा सीधा है भाई। पहला ही हमें करेक्ट हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक, ठीक है। लॉन्च्ड एन अटैक टू स्टील वेल्थ, ठीक है, अटैक किया ताकि वो अपना जो वहाँ का वेल्थ वगैरह है, जो वहाँ की जायदाद प्रॉपर्टी जो भी है टेम्पल में, उस सबको चोरी कर सके। वन पायरेट शिप वॉज कैप्चर्ड बाय द किंग सोल्जर बट अदर वन escaped। वन पायरेट शिप, कोई पायरेट है शिप वाला,
ठीक है। उसने क्या किया, अब भाई जो शिप है उसको किडनैप तो नहीं करेगा, इंसान को ही किडनैप करते हैं, एबडक्ट भी नहीं करेगा, कलेक्ट भी नहीं करेगा। कैप्चर्ड किया उसने बाय द किंग सोल्जर, बट द अदर वन, बट जो दूसरा था वो वहाँ से भाग गया, एस्केप्ड हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सेंस भी लगाओगे ना तो ये हो जाएगा। दिस टाइम नेक्स्ट वीक दे डैश इन कैनेडा, दे हैड बीन हैव बीन बी। तो भाई नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, दिस टाइम की, तो उस टाइम पे क्या होगा, विल बी, दिस टाइम विल बी। तो सीधा सीधा आंसर इसका आ रहा है विल बी। ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, पैरा जम्बलिंग है, इसको सही करना है। देखो सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। इफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, वाइस ये किसी के बारे में बताया गया है, ये भी किसी के बारे में बताया गया है। देखो सीधा सीधा बी से स्टार्ट होगा। इन द 1830s इंग्लिश मिलिट्री ऑफिसर होवार्ड वाइज, ये किसी बंदे की बात किया गया है। एक्सप्लोर्ड द गीजा पिरामिड, इसने एक्सप्लोर किया गीजा पिरामिड को। व्यास ट्राइड टू शिप सैक्रोफेगस टू इंग्लैंड, व्यास मेड अ नंबर ऑफ। अब इसके बारे में बता रहा है ये जो बंदा है ना, इसके बारे में, तो ये कोरिलेट हो गया इससे। व्यास मेड अ नंबर ऑफ डिस्कवरीज एट गीजा इंक्लूडिंग एन ऑर्नेट सैक्रोफेगस फाउंड इन मिनोर्क पिरामिड। ठीक है, देन इसके बारे में बताया गया, आ जाएगा इसका सी। व्यास ट्राइड टू, ये जो जो कुछ किया है, प्रोसेस किया है। देन इसके बाद सीधा, मतलब दो आपने चूज़ कर लिया, ये बाकी आपको सीधा मिल गया आंसर। ओके, अब एक और वर्ड है, सिनोनिम बताना है इसका। ठीक है दोस्त, तो आपको पता है टेंडर का मीनिंग क्या होता है? टेंडर का मीनिंग होता है सॉफ्ट। ठीक है, ज़्यादा टफ ना हो, नॉट वेरी टफ। ओके, अब देखो सीधा सीधा इधर से ही समझ में आ जाएगा। स्टडी मतलब क्या होता है, टफ होता है, मजबूत होता है। रोबस्ट मतलब भी स्ट्रांग होता है। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, बोलते हैं ना ये ड्यूरेबल है, मतलब कि बहुत टफ होगा, चीज़ें बहुत ही टिकाऊ होगा। बट डेलिकेट क्या है, ईजी टू डैमेज, इसको आसानी से डैमेज किया जा सकता है। इसीलिए इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा वो होगा डेलिकेट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीपल वर क्वाइट प्रिपेयर्ड दैट डे द डिमोलिशन ऑफ द सुपरटेक ट्विन टावर्स इन नोएडा। किसके लिए था? फॉर द डिमोलिशन। ठीक है, तो आंसर होगा फोर। टू ऑफ ये सब यहाँ पे बैठ नहीं रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे भी देखो आसानी से आराम से पढ़ो, अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा गया है। देखो भाई, एनॉयड, इंडिग्नेंट, ठीक है, और फ्यूरियस, ये तीनों जो वर्ड है ना एक जैसे कोरिलेट हैं। एनॉयड मतलब थोड़ा सा चिढ़ा हुआ, स्लाइटली एंग्री। ये थोड़ा इंडिग्नेट, शॉक्ड हो गया, एंग्री हो गया। फ्यूरियस पता है तुम्हें, वेरी एंग्री हो जाना। और इरेट का मतलब भी होता है वेरी एंग्री। तो सीधा सीधा हो गया इसका मीनिंग चीयरफुल। तो थोड़ा ऑप्शंस को भी देखोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो क्लू मिलेगा और आप आसानी से जो क्वेश्चन है वो करेक्ट कर सकते हो। थ्रू आउट हिस्ट्री फैंटास्टिक ट्रेजर्स फ्रॉम वेरियस कल्चर्स हैव बीन स्टोलन और गॉन मिसिंग। करेक्ट ऑप्शन छाटना है। अब ये देखो मिस स्पेल्ड का है, तो मिस्ट्री, मिस्ट्री का स्पेलिंग सीधा लिखो पहले, मिस ट्री, यहाँ तक तो लिखोगे ना, उसके बाद की बात है, तो यहाँ तक ही मिला लो तुम। ठीक है, ये भी गलत हो रहा है, TER होता है ना, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है, ये भी गलत है। तो यहाँ तक आप करोगे उसी टाइम सही हो जाएगा। तो ऐसे इसको डिकोड करना है। अब क्वांट का सेक्शन है, इसमें पूछा है क्या होगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब इसको तोड़ना है सबसे पहले हमें। कैसे कर सकते हैं, 9 पंचे 45। अभी अंडर रूट में है तो 3 जो है बाहर निकल जाएगा, ये अंडर रूट में 5 हो जाएगा, ये 2 का 2 और ये 14 प्लस। अब देखो 2AB, ए और ये B मान लो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 9 5 14, और ये आपका ऐसे हो गया 2 इंटू AB के फॉर्म में। तो इसका क्या आ रहा है, 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, और फिर देन उसके अंडर में रूट है तो ये कट गया, तो अंडर 3 प्लस में अंडर रूट में 5, आंसर आपका आ गया। ओके भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेट्स इतना है, फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, πr²h। ठीक है, मतलब कि रेडियस भी निकालना है, देन हाइट भी निकालना है, तभी आएगा ये। तो 2πrh कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, 2πrh। ठीक है, 3696।
और सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस दिया हुआ है, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, है ना। ये 88 दे रखा है, तो h आ जाएगा यहाँ से 88 से डिवाइड कर दोगे तो ये h की वैल्यू आ जाएगा। और जो r की वैल्यू है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, r बराबर 88/2 गुने में 22/7, यहाँ से निकालोगे तो r की वैल्यू आ जाएगा, कितना आ गया 14 आ गया। इससे डिवाइड करते जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगा, इसको फॉर्मूला पे डाल दो, πr² h पे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज की बात करी गई है, ये तो आपको सीधा याद ही रहना चाहिए, 1/6 होता है। नहीं आया समझ में तो 16×3 = 48, तो 50/3% है, तो नीचे 100 आ गया, और ये 2 से, तो 1/6 आंसर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 2, 2, 3, 3 एंड 4। 5 डिजिट के नंबर है और हमें फॉर्म्ड करने हैं, तो कितने तरीके से होंगे वो। देखो भाई, तो 5 डिजिट नंबर है 5 तरीके से, तो n फैक्टोरियल वेज में हो जाता है। बट यहाँ पे रिपीटेड कितने हैं, देखो ये वाला जो संख्या है 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये वाला संख्या है, ये भी 2 बार रिपीटेड हो रहा है। तो जितने बार रिपीटेड होगा, जैसे p टाइम्स रिपीटेड है एक संख्या, q टाइम्स रिपीटेड है, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना है 5 डिजिट का, 5 वेज में हो सकता है। ये हो गया आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, ये भी 2 बार हो रहा है, तो कितना हो गया 5, 4, 3, 2 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल गया, 2 इंटू में 1, 3 दूनी 6, 5 30 आंसर, ठीक है भाई। द डायगोनल ऑफ अ क्यूब 6√3 है। इफ 1 kg पेंट कवर्स 12 स्क्वायर फीट, हाउ मच विल इट कवर इट कोस्ट पेंट द एक्सटीरियर ऑफ द क्यूब इफ द कोस्ट ऑफ द पेंट जो है 320 पर kg ईच, 320 है। कॉस्ट बताना है, लेकिन क्या करना है हमें, मतलब कि पहले तो पूरा एरिया फाइंड करना है, यानी 6a² फाइंड करना है। अब ये कैसे मिलेगा, क्यूब दे रखा है हमें, ये क्यूब का हमें पता है किस तरीके से निकलता है, a² प्लस में a² प्लस में a² बराबर में दे रखा है 6√3 का फिट, तो कितना आ गया √3 a 6√3, ठीक है। a की वैल्यू यानी साइड आ गया आपका 6 गुने में 6 गुने में 6, ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब क्या पूछा है, इफ़ 1 kg पेंट कवर 12 स्क्वायर फीट, ठीक है। इतने स्क्वायर फीट का आ गया, कॉस्ट कितना है पर kg का 320 रुपये, तो 12 स्क्वायर फीट का जो वैल्यू है, ठीक है, 12 स्क्वायर 1 kg पेंट, ठीक है। तो ये आपका आ गया स्क्वायर फीट में, है ना। और 1 kg पेंट की जो वैल्यू है इतना कवर कर रहा है, तो पहले हम इसको kg में निकाल देते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 18, ठीक है। अब 18 kg की वैल्यू हमें बतानी है, 1 kg की है 320, तो 18 kg की कितनी होगी, 18 गुने में 320, आपका आंसर आ जाएगा 5760, आंसर ख़त्म। इसमें क्या बोल रहा है कि कृष्णा सैलरी वॉज इंक्रीज्ड बाय 8% इन द फर्स्ट ईयर एंड देन इंक्रीज्ड बाय 9% इन द नेक्स्ट ईयर। इन द थर्ड ईयर ही अर्नड 2536 फॉर वर्किंग ओवर टाइम। इफ़ हिज इनिशियल सैलरी इतना, देन हिज टोटल सैलरी ड्रॉ इन थर्ड ईयर। अब देखो सिंपल सा बताना है हमें, इसका इनिशियल सैलरी था इतना, ठीक है 32,500, इंक्रीमेंट हुआ इसका 8% का यानी 1.08, फिर कितना हुआ 9% का 1.09, और लास्ट ईयर में इसने ओवर टाइम लगा के कितना कमाया 2536, ठीक है। सिंपल सा ही कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, ख़त्म बात। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 10 years ago a man is 6 times as old as his daughter 3 years hence, यानी 3 साल बाद thrice his age will be equal to 5 times of his daughter's age the present age of his daughter, ठीक है। सिंपल सा देखो इक्वेशन बनाना है। 10 years ago हम मान लेते हैं 10 years ago जो डॉटर का एज था वो था x, 10 years ago, ठीक है। मैन का m मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको इक्वेट करते हैं, मैन इज 6 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गया। 3 years हैंस यानी 3 साल बाद, यानी प्रेजेंट से कह रहा है वो, 3 years हैंस थ्राइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 times ऑफ हिज डॉटर,
मतलब कि 3 years हैंस, यानी m प्लस में 3, और ये हो गया, ये कितना हो गया, नहीं 3 years हैंस यानी 10 पहले गया पार, फिर 3 साल और, तो m प्लस में 13, और ये हो गया आपका डॉटर का भी x प्लस में 13। फिर क्या बोल रहा है, 3 years हैंस थ्राइस हिज एज विल बी, इसका जो 3 गुना है, ठीक है, इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर है, 5 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर है, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, ठीक है। ये वाला हमें क्वेश्चन मिल रखा है, m की जगह 6x रख दो, ये मैंने रख दिया 6x प्लस में 13, इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है दोस्त। 6 3 18, 13 3 39, 5x प्लस में 65, 18 में से 5 के कितना, 13x, और ये कितना गया, इसको हम घटा देते हैं, ठीक है, तो x बराबर में आ गया 2। अब इसने पूछा है प्रेजेंट एज, ठीक है भाई, तो ये हमने 10 साल पहले की बात की है ना, और अभी प्रेजेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा, x प्लस में 10 यानी 2 प्लस में 10, तो आ गया हमारा 12 साल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इक्वेट करना है बस, फैक्टराइज करना है, बहुत ही आसान है, 6 दूनी 12, ऐसा करना है कि 12 भी आ जाए, और तो क्या आ जाएगा 3x प्लस में 4x प्लस में 6 2x स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 2x प्लस में 3, इधर हमने कॉमन ले लिया, कितना कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 2x प्लस में 3, तो x प्लस 2 और 2x प्लस 3, खत्म बात। नवा क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ अ टेप टू बी यूज्ड टू मेजर रूम साइड्स हुज डिस्टेंसेस आर इतना इतना इतना, ठीक है, तो 648 सेंटीमीटर, 1152 सेंटीमीटर, 1620। कुछ नहीं करना है, HCF निकाल देना है, HCF निकालोगे तो 36 आ जाए। What annual installment will discharge a debt of 431 due in 3 years at 6%? सिंपल इंटरेस्ट पे बात किया गया है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से करेंगे। देख भाई, मैंने मान लिया मेरा जो इंस्टॉलमेंट है वो है 100%, ठीक है। अब 3 साल में कितना हो गया, ये 300% हो जाएगा। साथ ही साथ में ये 3 साल में ये जो इंटरेस्ट लगा कितना हो गया, 6 या 18, यानी 18%, और यानी 318% की वैल्यू है 1431, तो 100% की वैल्यू बताना है मेरे को, ठीक है। इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 4.5, और इसको गुना करोगे तो 450। ओके, सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 नंबर है, रेशियो 5:3, डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज, बहुत ही आसान है, 5 में 3 गया 2, यानी 2 की वैल्यू है 22, 1 की वैल्यू आ गई 11, लार्जर नंबर की वैल्यू बताना है, 11 5 55। राम एंड श्याम वर्किंग कर रहे हैं IT कंपनी में, सैलरी इतना है और एक का इतना है। द चेयरमैन ऑफ द कंपनी विशेस टू गिव इंक्रीमेंट ऑफ 6% प्रोपोर्शनल टू देयर सैलरीज, द न्यू सैलरीज विल बी इन द रेशियो ऑफ, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। 23,500 में 106% की वैल्यू बढ़ी है, ऐसे इसमें बढ़ी है, ठीक है। एक ख़त्म हो गया, ये कट गया, ये कट गया, आपको इस और डिवाइड करोगे तो 47/65 आ जाएगा आंसर। इफ़ 2 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 एंड देयर LCM इज इतना, द सम ऑफ दोज नंबर इज, ठीक है भाई। 2 नंबर है, ठीक है, जिसका नंबर रेशियो ये है, LCM ये है, सम ऑफ दोज नंबर बताना है, मतलब कितना होगा। तो LCM दे रखा है 45, है ना, 5 तिया 15 तिया 45, ठीक है, 3 आ गया, 3 तिया 9, 5 तिया 15, एक नंबर हो गया 9, एक नंबर हो गया 15, 15 9 24। कैसे किया, इन दोनों का गुना किया, ठीक है, x बराबर में 3 आया, इसको मैंने 3 से किया, ये 3 से किया, ये मेरा HCF की वैल्यू आई थी, ओके। ये दोनों कॉमन थे, कॉमन किया तो ये आ गया आपका, एक नंबर 9 आया, एक नंबर आया 15, दोनों का जोड़ आ गया 24। तो इसी अप्रोच से चलना है भाई, और इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन आ भी नहीं सकता है, ये मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूँ, गारंटी है मेरा, ठीक है। इससे नीचे ही रहेगा लेवल, इससे ज़्यादा हाई जा ही नहीं सकता है, क्योंकि ये मैं तुम्हें
एग्जीक्यूटिव लेवल वाले पेपर का करवा रहा हूँ क्वेश्चन, तो थोड़ा सा भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना सॉल्व, इसी अप्रोच पे करना है। यही अप्रोच करके मल्टीपल एग्ज़ाम मेरे क्रैक हुए हैं, ठीक है। रिटन टेस्ट का तो बादशाह रह चुका हूँ मैं, तो डाउट तो करना ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 40 नंबर का है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन मथुरा एंड हरिद्वार। कोई बात नहीं, मथुरा और हरिद्वार है, दोनों का डिस्टेंस है 356 किलोमीटर। ट्रेन कोई है ABC, विच इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर, लीव्स मथुरा। मथुरा को लीव कर रहा है 72 किलोमीटर पर घंटे में, कितने पे, 10:50 पे। और ट्रेन XYZ है जो कि रन कर रहा है 82 किलोमीटर, ओके, कितना, 11:30 पे, ठीक है। एट व्हाट टाइम ABC और ये जो है मीट करेंगे दोनों को एक दूसरे को। तो सबसे पहले तो भाई हमें टाइम को बराबर करके चलना है। तो 40 मिनट में, ठीक है, 11:30 तक कितना ये चल जाएगा मथुरा वाला। तो 40 मिनट तक पहले बात करते हैं, यानी 72 को 40 मिनट, ठीक है, 2/3, ये आ गया कितना, 24 दिया, 72, 24 दूनी 48 किलोमीटर चल जाएगा। यानी दोनों मिलके जो एक साथ कर रहे हैं डिस्टेंस कवर, 356 माइनस में 48, 16 में से 8 गया 8, ये 13 बचा कितना, 4 में से 4 गया, 16 में से 8 गया 8, 4 में से 4 गया 308, ठीक है। 308 को अब 82 प्लस में 72, 2 2 4 60 15, 154, 2 घंटा, यानी 11:30 से 2 घंटा जोड़ दो, 1:30 PM। सिंपल सा क्वेश्चन, 1:30 AM हो जाएगा भाई, PM के बाद रात की बात है ना। A's income is 2/5 of B's income. The expenditure of A is 50% of B's expenditure and the income expenditure of B are इतना इतना इतना, then the saving of A, ठीक है। अब हमें पता है इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, हमें पता है ना इतना। अब जैसा जैसा दिया है वो हमें फॉलो कर देना है। एस इनकम, जो ए की इनकम है वो बी के 2/5 है, ठीक है दोस्त, ये ए की इनकम आ गई, यानी ये हमें मिल चुका है। अब एक्सपेंडिचर भी पता करना है। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 50% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर जो ए है वो बी के एक्सपेंडिचर का आधा है, ये भी हमें मिल गया। एंड द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ बी आर, ठीक है। जो इनकम है बी का, ठीक है, वो कितना है, ये है, ये हमें बी का इनकम मिल गया, बी का इनकम हमें मिल गया, ठीक है। तो इससे हमें ए का इनकम मिल जाएगा, ठीक है, यानी हमें ये तो मिल गया, साफ सीधी बात ये है। और जो एक्सपेंडिचर है बी का वो 28% ऑफ द इनकम ऑफ ए है, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए का इनकम मिल गया है ना, तो ये हमें एक्सपेंडिचर भी मिल जाएगा यहाँ पे बी का। अब बी का इधर एक्सपेंडिचर मिल जाएगा तो ए का इस क्या हो जाएगा, ए का इनकम, ए का एक्सपेंडिचर बी के हाफ हो जाएगा, ओके। तो ये भी मिल गया। अब सेविंग को क्या करना है, इनकम में से, एक्सपेंडिचर में से माइनस करना है, एक आपका इनकम आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो दिया गया है वही बस सिंपल सा ये वाला फंडा लगेगा, और कुछ नहीं करना है। अब क्या बोला, एन ऑटोमोबाइल कॉस्ट, एक्सेसरी कॉस्ट इतना है। अ कस्टमर रिक्वेस्टेड डिस्काउंट ऑफ 15% इन एडिशन टू द डिस्काउंट ऑफ 5% ऑलरेडी ऑफर्ड बाय मर्चेंट, द कॉस्ट एक्सेसरीज आफ्टर दिस डिस्काउंट विल बी, कुछ नहीं, 2 डिस्काउंट मारने हैं, ये वाले, और उसके बाद आपका कितना होगा, द कॉस्ट ऑफ द एक्सेसरीज आफ्टर द डिस्काउंट, ये मिल जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 18% यानी कितना हो गया, 82, और फिर इसके बाद 95, ये सॉल्व कर दोगे इतना आंसर आ जाएगा। A dealer used a faulty weighing machine and measured 950 gram instead of 1 kg and claims he sell is good at cost price. His कितना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो 950 ग्राम का यूज कर रहा है, यानी फ़ायदा कितने का हो गया, 50 ग्राम का, यानी 1/19, 1/19 को से जब आप सॉल्व करोगे 19×5 = 95, आंसर आपका 5.26 आ जाएगा। एक और ट्रेन का है क्वेश्चन, ठीक है। द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 100 मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म
व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू कवर ट्रेन बी ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज इतना एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज इतना एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड बी टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इज 24 सेकेंड 30 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कोई बात नहीं, ट्रेन का क्या बात पूछ रहा है ये। ए स्पीड पहले करते हैं। ए का जो स्पीड है कितना है, बाय ट्रेन ए टू कवर ट्रेन बी इन अपोजिट डायरेक्शन इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी की स्पीड है 70, ए की है 90। ओके, लेंथ और कितना टाइम ले रहा है ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, यही है ना, अपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऑफ ट्रेन जितना एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन एंड बी टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म। तो ए ले रहा है कितना 24 सेकेंड और बी ले रहा है 36 सेकेंड। ओके, ये चीज़ दिया हुआ है हमें। अब इसमें पूछा है लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 100 मीटर। लेंथ जो है ट्रेन ए का वो 100 मीटर ज़्यादा है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म का। ठीक है, सेम चीज़ ये दे रखा है। पता क्या करना है कि ये जो दोनों हैं, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस ट्रेन बी ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दोनों को बताना है कि दोनों आपस में कब क्रॉस कर जाएंगे, तो दोनों का लेंथ पता होना चाहिए हमें, कोई बड़ी बात नहीं है। करते हैं इसको सॉल्व। देख भाई, ये आ गया हमारा 100 प्लस में x, ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ठीक है, प्लस में कितना आ जाएगा, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। भाई देखो, तुम्हें चाहिए दोनों की लेंथ, ए और बी की दोनों की। कैसे आएगा, प्लेटफॉर्म का तो हमने सपोज कर लिया x है, यानी 100 प्लस में x। ठीक है, प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ, ये मैं ए के लिए कर रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, जब ए ने क्रॉस किया प्लेटफॉर्म को और इसकी स्पीड कितनी है 90, इसको मैंने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में और 24 सेकंड में ये सॉल्व कर देता है, मतलब क्रॉस कर देता है। 18 5 90 55 25, यानी 100 प्लस में 2x बराबर में 24 गुने में 25। ये आपको सॉल्व करेंगे तो 25 25 625, एक बार और हटाएंगे तो यानी 600, 500 और x बराबर में हो गया 250। ये मन मन में सॉल्व करना है ये। ठीक है, x 2x बराबर में 500 है तो x बराबर में हो गया 250, यानी जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें मिल चुकी है 250 यानी x। ओके, और आपको जो लेंथ ए की है वो कितनी हो गई, ए ट्रेन की हो गई 350। ठीक है, अब हमें बी का फाइंड करना है। तो बी का फाइंड हम कैसे कर लेंगे, बी का कैसे करेंगे, प्लेटफॉर्म की लेंथ पता चल गई 250 प्लस में बी का लेंथ और इसकी स्पीड कितनी है 70 इंटू में 5/18, 36 सेकंड में क्रॉस करता है। इसको सॉल्व कर देंगे, इधर जाके ये 5/18 हो जाएगा, गुने में 70, 18 दूनी 4 5 10 700। तो बी की आ जाएगी वैल्यू कितना 250, माइनस करेंगे तो 450। ठीक है, तो ए का हो गया 350, बी का हो गया 450। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 800 और बटे में कितना है, बटे में है आपका 9 7 16। दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी तो 160 किलोमीटर, लेकिन इसको हमें सिंप्लीफाई करना है मीटर पर सेकंड में। कितना हो गया 16 5 80, 5 से 5 गया 18 सेकंड आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा रखा है बस, बट थोड़ा लेंदी है और कुछ नहीं है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द 3x² माइनस में 6x प्लस में 5। अब इसका हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल के। डिटर्मिनेंट क्या होता है, b² माइनस में 4ac। ठीक है, तो अब इसका रूल होता है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, ठीक है भाई, तो वो क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, रियल और डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है तो रियल है एंड इक्वल है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 से कम है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या डिस्टिंक्ट रूट या नो रियल रूट। तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो b² कितना हो गया, b² यानी 36 माइनस में 4, a हो गया 3, c हो गया 5, 5 से 15 चौक 60, 36 माइनस में 60, तो ये माइनस में आ रहा है इसका वैल्यू, यानी ये क्या है, नो रियल रूट्स है। ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अ डीलर हैज़ द फॉलोइंग स्कीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15 और 20 का कितना हो गया, 15 प्लस में 20 माइनस में 15 तो में 20 अपॉन में 100, 15 20 35, ये 15 दूनी 30, यानी ये इससे कट गया, कितना गया 32% आ गया इस केस में। बाई 5 गेट 3, यानी 3 फ्री मिला 8 पे, 8 चीज़ है, कितना हो गया इसका, 8 तिया 24, आप कर सकते हैं इसको गुना, 8 तिया 24, 6 हो गया, 8 7 56, मतलब 37% के करीब आएगा कुछ। और इस केस में आपको मिल रहा है 11 6 पे, तो इसका आ गया 11 5 55, तो 50 के लगभग आ रहा है। तो किसका ज़्यादा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम, तो थर्ड केस में ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं अभी। बाकी अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ये सेट आपको पसंद आया है तो रिव्यू दे, साथ ही साथ इसका फीडबैक चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में। ये आपको जो मेरा अप्रोच है ये कैसा लगा है, और ये अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे तो इतना मैं गारंटी देता हूँ ये आपको ज़रूर बेनिफिट करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें, तभी मैं इसका जो भी अलग अलग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। क्योंकि देखो क्वेश्चंस इसी तरीके से फ्रेम होते हैं, जस्ट आपको थोड़ा माइंड को शांत रखना है। हमें आते हुए चीज़ें भी क्या होती है, गलत हो जाती है। तो जो मैं अप्रोच लगा रहा हूँ ना, वही अप्रोच से करना है, आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने जो कुछ क्वेश्चन इधर किए हैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी किया है। ठीक है, ये सब वगैरह है, ये थोड़ा मन में आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, इससे क्या होगा, आपका थोड़ा जो माइंड है वो फास्ट वर्क करेगा। तो आज के लिए इतना ही, होप करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, और कमेंट ज़रूर करें वीडियो अच्छा लगा हो तो, साथ ही साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।